वेलकम टू अलीस लाइफ साइंस। आई एम मंजूर अली, एजुकेटर ऑफ अलीस लाइफ साइंस। आज की ये वीडियो जो है ओनली CSIR नेट जेआरएफ के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और वीडियो के थंबनेल पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इस वीडियो में CSIR नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसमें पार्ट सी जो है, पार्ट सी के जो पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत सारे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। पैटर्न के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट सी जो है CSIR नेट जेआरएफ के जो एग्जामिनेशन पेपर है उसका बैकबोन है। इसको बैकबोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्ट सी जो है आपका सिलेक्शन दिलवाएगा और पार्ट बी और पार्ट ए जो है आपके रैंक को बढ़ाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो दिन रात करके जो मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, जो भी CSIR नेट जेआरएफ के एस्पायरेंट्स है, ठीक है, उससे भी उनके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्ट सी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, आपको प्रिपरेशन करने से पहले, ठीक है। अब पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो भी CSIR नेट जेआरएफ के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है उनको तो पहले से ही पता होगा कि 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जो अभी देने जा रहा है उनको मैं बता रहा हूँ 75 आता है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 75 में से आपको ओनली 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। बहुत ही ईजी है और पेपर जो है बहुत ही बड़ा करके एक जनरलाइज्ड निश करके आता है और आपको उसी निश को एक क्या करना है, एक नैरो निश करके, एक स्पेशलाइज्ड निश करके आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किस तरह अटेम्प्ट करना है मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। पार्ट सी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपका सिलेक्शन दिलवाता है। मैंने खुद इस एग्जाम को क्रैक किया है। पार्ट सी में सिर्फ मैंने पार्ट सी में 25 किया था और 25 में से मेरे 22 क्वेश्चन सही गया था और पार्ट सी ने ही मुझे सिलेक्ट क्वालिफाई किया था, इस एग्जाम में सिलेक्ट किया था। तो आप लोगों को पता है कि पार्ट सी में 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, उस 75 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उस 3 घंटे में उस 75 में से 25 किस तरह सिलेक्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है, उस 3 घंटे में। तो वो सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है, 75 में से 25, उसके लिए आपको क्वेश्चन के टाइप पता होना बहुत ही जरूरी है, पैटर्न पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो आपको 1 बाय 1 बता दूंगा कितने टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सारे अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना जरूर, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। आप लोगों का जो मार्क्स का पीक लेवल जो है, पहले अगर यहां तक था तो आपका जो मार्क्स जो सी में इतना तक बढ़ेगा, ये मेरा गारंटी है। एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा जिस थ्रेशोल्ड पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है CSIR नेट जेआरएफ का, उसी थ्रेशोल्ड तक आपका मार्क्स पहुंच जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की पैटर्न देखेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, इमेज ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और टेबुलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग मैंने 12 साल के पेपर को एनालाइज करके, सॉर्ट आउट करके मैंने ये सारे जो वीडियो में आपको कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, और पेपर डाला हुआ है, वो उसी 10-12 साल के पेपर को एनालाइज करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं अपना व्यूज शेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और प्रीवियस ईयर की पेपर्स को एनालाइज करके और डाटा को सॉर्ट आउट करके वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट जो है मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और टेबुलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10% क्वेश्चन जो है टेबुलेटेड फॉर्म में आता है और आप लोगों को सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन का ये बेनिफिट रहता है, अगर आपको 50% भी कंसेप्ट पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आपका जो आंसर करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी जो है वो 95% तक जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह 95% तक, अगर आपको 50% पता है तो 95% होने का पॉसिबिलिटी होता है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ यहां पे दिखा दूंगा, यहां पे कौन क्वेश्चन जो है दिखाया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है CSIR नेट जेआरएफ के 2017 के नेट पेपर से, जून के नेट पेपर से लाया हुआ है, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स प्रोटीन है कॉलम ए में सम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, और एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम बी में उन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है उनका क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को क्या देखना है, विच वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच, आपको करेक्ट देखना है कि करेक्ट मैच करना है। देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा भी पता होगा ना, आपका आंसर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट जो है फाइब्रोनेक्टिन, अगर जिसको फाइब्रोनेक्टिन के बारे में पता होगा ना, वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, एक सेल एडिशन प्रोटीन है। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, एक सेल एडिशन प्रोटीन है। तो ये क्या है, डाइमर्स सिमिलर टू पॉलीपेप्टाइड लिंकेड क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसका जो सी टर्मिनस जो है, जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको कौन कनेक्ट करके रखता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और उसमें क्या है, आरजीडी सीक्वेंस भी प्रेजेंट है, ठीक है। जो फाइब्रोनेक्टिन का पॉलीपेप्टाइड चेन है वहां पे आरजीडी सीक्वेंस है। आरजीडी मींस, आर मींस क्या है, आर्जिनिन, जी मींस ग्लाइसिन और डी मींस एस्पार्टेट, ये अमीनो एसिड 3 आता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आर्जिनिन, आर मींस आर्जिनिन अमीनो एसिड, और जी मींस ग्लाइसिन, ठीक है, डी मींस एस्पार्टिक, ये 3 अमीनो एसिड। फिर फर्स्ट और क्या है, थर्ड। अगर आपको ये ऑप्शन अगर पता होता ना कि फाइब्रोनेक्टिन का डिफिनेशन पता होता, उसका स्ट्रक्चर पता होता, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते थे। पी और क्या है, थर्ड है। पी और फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, पी और फर्स्ट, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पी और फर्स्ट है ही नहीं। पी और सेकंड, ये भी एलिमिनेट हो गया। पी और थर्ड क्या है, पी और थर्ड, तो ये क्वेश्चन हमारा सही होता है और ये भी एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह आप एलिमिनेट करके निकाल सकता है, ठीक है। इतना सिंपल है। अगर आपको इस क्वेश्चन में 10% भी पता होता ना, सिर्फ फाइब्रोनेक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होता ना, आप जड़ से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। इतना इजी पूछा जाता है, इसीलिए आपको उस पार्ट सी में से टेबुलेटेड क्वेश्चंस को और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, और 75 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन को छान के निकालना है, ठीक है, सॉर्ट आउट करके निकालना है। अब लैमिनिन क्या है, लैमिनिन जो है एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है जो कंसिस्ट हुआ है, जो इसका स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा गामा चेन में, एंड मेनी ऑफ देम आर लार्ज एंड क्रॉस शेप्ड प्रोटीन्स होता है, ठीक है। अब न्यूरोजन क्या है, न्यूरोजन जो है एक रॉड लाइक मॉलिक्यूल से कालिड, उसको क्या कहता है, इंटैक्टिन कहा जाता है, और क्रॉस लिंक बनाते हैं किसके साथ, इन मेनी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ, और स्टेबलाइज करते हैं बेसल लेमिना को, ठीक है। ये और फोर्थ आ गया, और लेमिन के साथ सेकंड। और कोलाजन क्या है, कोलाजन एनिमल का सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल बॉडी में, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो ये क्या है, ट्राइमेरी प्रोटीन है, मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स चेन का बना होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो ट्विस्ट होके बनता है, अल्फा और बीटा एक स्पेशल ट्रिपल हेलिक्स बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गए आप लोगों के लिए। और दूसरा टेबुलेटेड मैच ऑफ द कॉलम वाले क्वेश्चन आपको और दोबारा से यहाँ पे प्रूफ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 2017 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बहुत ही इजी आता है डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को टेबुलेटेड क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, बस करना आना चाहिए। सिलेक्ट करो और जल्दी से अटेम्प्ट करो वो वाले क्वेश्चन, टेबुलेटेड फॉर्म वाले। गिवन बिलो ऑर्गेनेलिज, कॉलम ए में क्या है, ऑर्गेनेलिज दिया हुआ है, और प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ऑर्गेनेलिज, कॉलम बी में उस ऑर्गेनेलिज का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। और कॉलम ए में ऑर्गेनेलिज है, कॉलम बी में उन ऑर्गेनेलिज का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। अगर आपको उन ऑर्गेनेलिज और उनकी प्रॉपर्टीज पता होगा तो आप लोग इजी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, पी में लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या प्रॉपर्टी, लाइसोसोम को क्या प्रॉपर्टीज है अगर आपको पता होगा तो। लाइसोसोम में क्या होता है, यस, मेनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर जो है किस में होता है, लाइसोसोम में होता है, ठीक है। पी और क्या आएगा, पी और फोर्थ, आपको एक ऑप्शन आ गया। पी और फोर्थ वाले ऑप्शन देखो यहाँ पे, पी और फोर्थ वाले ये ऑप्शन है,
और ये ऑप्शन है। बाकी सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो जाता है, इस तरह एलिमिनेट करना आना भी चाहिए, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। और अब सेकंड देखेंगे सिस गोल्गी में क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, सिस गोल्गी में COP1 वेसिकल बडिंग होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, COP1 वेसिकल बडिंग होता है। सिस गोल्गी जो है, जब गोल्गी बॉडी से जब वेसिकल जो है फॉर्मेशन बनता है तो उस वेसिकल के सराउंड में क्या होता है, COP1 होता है। और ARS प्रोटीन और COP1 जो है उस वेसिकल के सराउंड में जुड़ जाता है और वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। तो आपको ये पता होगा पी के साथ क्यू के साथ क्या है, थर्ड। तो क्यू के साथ थर्ड ढूंढना चाहिए। क्यू के साथ यहाँ पे ये वाला हमारे दोनों क्यू, इसमें क्यू के साथ क्या है, फिफ्थ है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, गलत हो गया। क्यू के साथ हमारे क्या है, थर्ड। तो ये वाला हमारा सही होता है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब आर के साथ क्या है, ट्रांसगोल्गी में क्या हो जाता है, ट्रांसगोल्गी में प्रोटीन का एग्रीगेट हो जाता है फॉर सिक्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अब हमारा कॉप सेकंड वेसिकल्स कहां पे यूज होता है, यहां पे होता है। कॉप सेकंड वेसिकल्स यहाँ पे एंट्रोगेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, जब गोल्गी में वेसिकल जाता है उस वक्त कॉप सेकंड का फंक्शन होता है, ठीक है। इसको कहता है इंट्रोगेट पाथवे। और अगर गोल्गी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाए तो उसको क्या कहा जाता है, रिट्रोग्रेड पाथवे कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। जो इंडोसाइटिक वेसिकल्स के सराउंड में क्या होता है, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये सारे जो टेबलेटेड वाले क्वेश्चन जो है और मेजर कॉलम वाले क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना आना चाहिए उस 75 क्वेश्चन में से। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन, हम देखेंगे। फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन द टू सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंपार्टिंग द स्ट्रेंथ इन टिश्यू। जो फिजिकल अटैचमेंट करते हैं दो सेल्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर टिश्यू को स्ट्रेंथ देना है तो, ठीक है, टिश्यू को सपोर्ट करना है तो। वेरियस फिजिकल सेल्स जंक्शन इन वर्टिब्रेट्स एपिथेलियल सेल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी फंक्शन। बहुत सारे जो फिजिकल सेल जंक्शन जो है, सेल जंक्शन जो प्रोटीन से, उनको क्लासिफाइड किया गया है उनके प्राइमरी फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। और उनको रिलीज किया गया है, कॉलम ए में उनका मेजर फंक्शन दिया हुआ है और कॉलम बी में वहां पे सेल जंक्शन प्रोटीन दिया हुआ है, ठीक है। और उनको बट नॉट इन सेम ऑर्डर में उनको पुट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे कॉलम ए में फंक्शन है और कॉलम बी में सेल एडिशन प्रोटीन है। और आप लोगों को वहां यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन को ढूंढना है। सील्स बिटवीन टू एपिथेलियल सेल्स, टू एपिथेलियल सेल्स को कौन सील करते हैं, अगर आपको ये ऑप्शन पता होगा तो ये टाइट जंक्शन सील करता है। तो ए के साथ क्या है, थर्ड। तो अगर आपको देखना है ए के साथ फर्स्ट है, ये ऑप्शन गलत है। ए के साथ सेकंड है, ये भी गलत है। ए के साथ थर्ड, ये वाला ऑप्शन सही होता है। और ए के साथ फोर्थ, ये गलत है। बस इतना एक ऑप्शन अगर आपको पता होता नहीं, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। भाई इतना इजी पूछा जाता है। इस टाइप सेकंड टाइप क्वेश्चन में ये विजुअल टाइप होता है और ग्राफिकल इमेज बेस्ड होता है। और सेकंड में आप लोगों को एक ग्राफिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। ये बहुत ही इजी आता है। बस उस 75 क्वेश्चन में से जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको सिलेक्ट करना है और उनको अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इजी पूछा जाता है। किस तरह अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको डेमो दिखा दूंगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में देखो किस तरह करना है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ग्राफ रिलेटिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन हार्मोन्स ए एंड बी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉर्मल फीमेल। प्लाज्मा हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो आपको देखना है कि कौन सा पीक लेवल जो है कौन से हार्मोन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, वो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है वो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्राफ को समझना है, ठीक है। तो इस ग्राफ में यहाँ पे डेज ऑफ ए फीमेल सेक्सुअल साइकिल, यहाँ पे डेज है और यहाँ पे प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है। तो ए जो है, ए किसका है, ठीक है। हम ऑप्शन ए में देखेंगे कि ए जो है, ए है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, क्योंकि ए जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्स्ट 0 से 14 डेज फॉलिकुलर ग्रेफियन फॉलिकल का साइज जो है बढ़ते जाता है, इसलिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जरूरत होता है। तो ये जो डॉटेड वाले लाइन है ये FSH का है, ठीक है। और ये ओवुलेशन, ठीक है,
14 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के दौरान कौन से हार्मोन का लेवल पीक लेवल पर जाता है, यहाँ पे पीक लेवल पे बहुत ही बढ़ रहा है, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वो कौन से हार्मोन का है, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये बी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। क्यों है? क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवुलेशन से पहले 14 डेज से पहले इसका लेवल बहुत ही पीक लेवल पे जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ओवरी से एक को रिलीज करता है और 14 डेज के बाद ये ओवुलेशन करने में हेल्प करता है, और एफएसएच का भी लेवल बढ़ता है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंपैरिजन में उतना नहीं बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में एफएसएच है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन बी जो है एस्ट्रोजन तो है ही नहीं, क्योंकि एस्ट्रोजन होता तो एस्ट्रोजन का ग्राफ जो है यहाँ पे बढ़ता, ठीक है, एस्ट्रोजन होता तो, अगर प्रोजेस्टेरोन होता तो इस ग्राफ का पीक लेवल यहाँ बढ़ जाता, तो एस्ट्रोजन है ही नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। एस्ट्रोजन तो है ही नहीं, बी भी गलत हो गया। एफएसएच, हाँ, ए एफएसएच है, सही बात है, बी एलएच है, सही बात है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आ गया। और ये डी में क्या कह रहा है, ए एल एच है कह रहा है, एल एच तो है ही नहीं, ए एफ एस एच है, तो डी भी गलत हो गया। इस तरह हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल में जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल होता है। यहाँ पे दो हार्मोन दिया हुआ है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो, ठीक है, डार्क लाइन से डिनोट किया हुआ है, और प्रोजेस्टेरोन जो डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है। सबसे पहले ग्राफ को रीड करने से पहले आपको यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है देखना है। वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस में क्या है, फीमेल का सेक्सुअल साइकिल डेज में दिया हुआ है, ठीक है, डेज में दिया हुआ है। जैसे 14 डेज जो है वो क्या होता है, वो एक ल्यूटल फेज होता है, ठीक है, और 14 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यहाँ पे मैचुरेशन दिया हुआ है, मैचुरेशन यहाँ पे नहीं आता, ग्राफ वाले ये गलत है, और यहाँ पे 14 डेज में ओवुलेशन होता है, मैचुरेशन नहीं होता है, ग्राफ बी भी गलत हो गया। यहाँ पे ओवुलेशन है, ग्राफ सी में क्या है, ओवुलेशन है, हाँ ये सही है, और ये भी सही है। ये ग्राफ अभी हमें, हमारा आंसर क्या हो सकता है, सी और डी में से कोई हो सकता है। मैचुरेशन जो है 0 से 5 डेज तक होता है, ठीक है, यहाँ पे भी सही है, 0 से 5 डेज तक होता है, सही बात है। और यहाँ पे जो ओवुलेशन से पहले किस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ये डार्क लाइन किसका है, एस्ट्रोजन का है। क्यों एस्ट्रोजन के, क्योंकि ओवुलेशन से पहले ये एस्ट्रोजन जो है 0 से 14 डेज के दौरान ग्रेफिन फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा होता है, और ग्रेफिन फॉलिकल जो है, ग्रोइंग ग्रेफिन फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन का रिलीज करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल जो है 14 डेज से पहले, ओवुलेशन से पहले बढ़ जाता है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये वाला है प्रोजेस्टेरोन का, ये है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ग्राफ है। क्योंकि आफ्टर ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो घट जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल घटा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये एस्ट्रोजन का लेवल घटा हुआ है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल आफ्टर ओवुलेशन के बाद क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये एंड्रोमेट्रियम वाल की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और बॉडी की टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है फीमेल के अंदर, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन के बाद। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा से भी ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज हो जाता है। तो हमारा ये पार्ट सी जो है हमारा आंसर है। और पार्ट डी क्यों गलत है, हम यहाँ देखेंगे कि डॉटेड वाले यहाँ पे ओवुलेशन से पहले प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ये गलत है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ता, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये है एस्ट्रोजन का होगा, और ये है, ये यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन आफ्टर ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है, यहाँ पे ये क्या बढ़ता था, ये प्रोजेस्टेरोन का आएगा, ठीक है, तो ये गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। तो चलिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेक्ट देखना है हमें, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ऑप्शन देखो, विच कॉम्बिनेशन है बोथ स्टेटमेंट, हमें ट्रू देखना है, हमें बोथ द जीन्स में से। मैं आपको कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2017 में पूछा गया था,
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 क्लासेस ऑफ जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में बता रहा है। कैंसर बायोलॉजी के सारा लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, जिस भी स्टूडेंट ने देखा होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, गारंटी से मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत इजी पूछा जाता है। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी बन जाता है सारे क्वेश्चन। तो प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन यूजुअली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जब इनमें म्यूटेशन होता है तो कैंसर होता है। फॉलोइंग सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोथ द जीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन में कह रहा है प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट कैंसर, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होने के बाद प्रोटोऑन्कोजीन में कैंसर होता है क्या? सही है, हाँ, गेन ऑफ फंक्शन होने के बाद प्रोटोऑन्कोजीन में जब गेन ऑफ फंक्शन होगा तो कैंसर होगा। व्हेयरएज ट्यूमर सप्रेसर जीन में लीड्स टू द कैंसर हो जाता है जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है। सही बात है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में जब लॉस ऑफ फंक्शन होगा कैंसर होगा, प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन होगा तो कैंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है हमारा। अब ऑप्शन बी देखेंगे, प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, लॉस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे प्रोटोऑन्कोजीन में लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद कैंसर आता है क्या? ये गलत है, लॉस ऑफ फंक्शन नहीं, प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए, गेन ऑफ ये गलत है, गेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए तब जाके कैंसर होगा। और वेयर इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन में कैंसर तब हो जाता है जब गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। नहीं, ट्यूमर ऑफ सप्रेसर जीन में यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए और ऊपर में क्या होना चाहिए था, गेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए था, तब जाके ये क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ए कहाँ पे, ए यहाँ पे है, ए में भी है और यहाँ पे भी है, और डी में ए वाला ऑप्शन नहीं है, डी तो हम एलिमिनेट कर देंगे पहले। ए हमारा तीनों में और बी जहां पे होगा वो भी उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि बी ऑप्शन गलत है, बी यहाँ पे है, ए फर्स्ट को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आंसर हो सकता है बी और सी में से। अब थर्ड, म्यूटेशन इन बोथ द एलील्स प्रोटोऑन्कोजीन इज रिक्वायर्ड टू द इंडक्शन ऑफ कैंसर। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोथ नहीं, म्यूटेशन इन सिंगल एलील, म्यूटेशन इन सिंगल, अगर यहाँ पे सिंगल होता, बोथ नहीं सिंगल होता तो सही होता है, यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है। अगर प्रोटोऑन्कोजीन के सिंगल जीन में भी म्यूटेशन आए तो कैंसर होता है। वेयर इज द म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन इज सफिशिएंट फॉर प्रमोटिंग द ट्यूमरोजेनेसिस। और ट्यूमर सप्रेसर जीन में यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली 2। ट्यूमर सप्रेसर जीन में कैंसर होना है तो दोनों जीन्स में म्यूटेशन होगा तो कैंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सी वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सी वाला क्यों गलत है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जिसको समझ नहीं आए तो म्यूटेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बोथ लिखा हुआ था, बोथ गलत है। म्यूटेशन इन सिंगल एलील में म्यूटेशन होगा तो प्रोटोऑन्कोजीन्स में तो कैंसर होगा, यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और दूसरा वेयर इज 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नहीं आएगी, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन में कैंसर लाना है तो दोनों एलील में होना चाहिए, यहाँ पे 1 ऑफ द 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए गलत है। अब डी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, और सी तो हमारा गलत है, सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ए और डी आ गया, और ऑप्शन सी सही आ गया। ए और डी वाले क्यों सही है हम देखेंगे। म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन इज सफिशिएंट फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर। सही बात, प्रोटोऑन्कोजीन्स की एक जीन में अगर म्यूटेशन आए या दोनों में आए तो कैंसर हो सकता है, सही बात है। वेयर इज म्यूटेशन इन बोथ द एलील्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इज रिक्वायर्ड ट्यूमरोजेनेसिस। यह सही बात है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर म्यूटेशन कैंसर होना है तो दोनों जीन में म्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है थर्ड में, ठीक है। और हाँ, ये बोलना भूल गया था, जो ग्राफिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है CSIR नेट JRF के एग्जाम में, वो 75% क्वेश्चन जो है ग्राफिकल बेसिस आता है, ठीक है, उनको छोड़ना है नहीं, उनको जरूर अटेम्प्ट करना। अब 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, या डायरेक्ट करेक्ट टाइप पूछा जाता है, या डायरेक्ट नॉन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे। अब जिसने जी प्रोटीन का सारा लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसने भी अच्छे से देखा है वो आराम से ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखेंगे। जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर कंसिस्ट 3 प्रोटीन्स होता है, उसमें अल्फा बीटा गामा, एंड इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट में
अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड होता है, सही बात है। जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर इनएक्टिव होता है। व्हेन जीपीसीआर, जब जीपीसीआर प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाता है, इट्स लाइक ए ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है, सही बात है। एंड्यूस ये क्या करता है, इंड्यूस अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करता है और अल्फा सब यूनिट जो है जीडीपी को क्या करता है, जीडीपी को रिलीज करता है और जीटीपी को बाइंड करता है। इन ऑर्डर टू रेगुलेट जी प्रोटीन एक्टिविटी जीटीपी कंसेंट्रेशन द अल्फा सब यूनिट इज, जो जी प्रोटीन का एक्टिविटी जो रेगुलेट करता है जीटीपी और जीटीपी मैनर में, वो अल्फा सब यूनिट किस तरह काम करता है, वो जीटीपीएस एक्टिविटी की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे जी अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट के साथ जीटीपी है। अगर जीटीपी को कंटिन्यू जीटीपी फॉर्म में रहेगा तो ये क्या रहेगा, कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा वो पाथवे। अगर जीटीपीएस होगा, जीटीपीएस एंजाइम्स होगा, ठीक है, जीटीपीएस एंजाइम्स होगा तो इस जीटीपी को क्या करेंगे, जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जी अल्फा के साथ जीटीपी जब बाइंड होगा, जीडीपी बाइंड होगा तो ये साइकिल जो है नॉर्मल स्टेट में आएगा, रेगुलेटेड मैनर में जाएगा, ऑन ऑफ मैनर में जाएगा। इसीलिए इस अल्फा सब यूनिट के अंदर क्या है, जीटीपीएस एक्टिविटी है, ठीक है। ये है 4 टाइप के पैटर्न्स जो है क्वेश्चन के और टाइप्स है सीएसआर नेट जेआरएफ के पार्ट सी में पूछा जाता है और आपको इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिलेक्ट करना है और इसके हिसाब से अगर आप करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो मार्क्स स्कोरिंग का जो पीक लेवल होगा यहां से यहां तक पहुंचेंगे, ये मेरा गारंटी है। आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो में जो मैंने टिप्स बताया वो अच्छे से देख लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अप्लाई करना, जरूर आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सीएसआर नेट जेआरएफ के एस्पायरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।